नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा सिहाग, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ज्ञानदूत 2.0 कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। लोक प्रशासन विषय की जो ई वीडियो लेक्चर सीरीज़ है उसमें हमने समय समय पर अनेक टॉपिक्स पे हमने डिस्कस किया है। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है, संगठन के सिद्धांत से संबंधित टॉपिक है। यानी कि जो संगठन के अनेक सिद्धांत हैं, प्रत्यायोजन या स्पैन ऑफ कंट्रोल, हायरार्की, पद सोपान, नियंत्रण का क्षेत्र, आदेश की एकता, सत्ता एवं उत्तरदायित्व, ये नियंत्रण, ये जो अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग जो संगठन के सिद्धांत हैं वो सभी संगठन को किस प्रकार से एक स्मूथ वे में रन किया जाए, या प्रशासनिक संगठन हो या कोई संस्था हो या कोई भी एक नॉर्मल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, उन सभी में ये सिद्धांत अपने आप में एक बहुत उसको स्मूथ वे में चलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो डेलीगेशन आज जो हमारा टॉपिक है, संगठन का जो सिद्धांत है, प्रमुख सिद्धांत है डेलीगेशन, प्रत्यायोजन, आज हम डिस्कस करेंगे। प्रत्यायोजन बेसिकली क्या होता है? प्रत्यायोजन का मतलब है भारार्पण, किसी को अधिकार और कार्य सौंप देने की प्रक्रिया। ज़्यादातर प्रत्यायोजन उच्च अधिकारी द्वारा निम्न अधिकारी को किया जाता है। यानी कि प्रत्यायोजन का अर्थ है किसी को अधिकार और कार्य सौंप देने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, टू डेलीगेट सम राइट्स टू सबऑर्डिनेट बाय द सुपीरियर इज डेलीगेशन, प्रत्यायोजन। अधिकार और कार्यों को सौंप देने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? प्रत्यायोजन। इसका जो अर्थ है उसको हम और डिटेल में बात करते हैं कि प्रत्यायोजन जो है मुने के अनुसार प्रत्यायोजन का जो अर्थ है वो है उच्च अधिकारी द्वारा नीचे के अधिकारी को कार्य सौंप देना, लेकिन नियंत्रण और निरीक्षण का जो अधिकार है वो अपने पास ही रखना, वो कहलाता है प्रत्यायोजन। यानी कि कुछ अधिकार जो हैं सुपीरियर द्वारा सबऑर्डिनेट को सौंप देना, लेकिन नियंत्रण का और निरीक्षण का, इंस्पेक्शन का और कंट्रोल का जो अधिकार है वो उच्च अधिकारी द्वारा अपने पास ही रखना, इसे कहते हैं प्रत्यायोजन। तो प्रत्यायोजन का जो है जॉर्ज टेरी ने प्रत्यायोजन को तीन पार्ट्स में, तीन कार्यों में विभाजित किया है: अधोगामी, ऊर्ध्वगामी और समस्तरीय। यानी कि ऊपर का अधिकारी नीचे के अधिकारी को अपने कार्य सौंप दे, या नीचे का अधिकारी ऊपर के अधिकारी को अपने कार्य सौंप दे, या समस्तरीय अधिकारी अपने समस्तरीय अधिकारी को अपने कार्य सौंप दे, कार्य करवाए। तो कार्य करवाने की, अधिकारों को सौंपने की जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है? डेलीगेशन। मैरी पार्कर फॉलेट बोलती है प्रत्यायोजन तो होता ही नहीं है, प्रत्यायोजन एक कल्पना मात्र है, हाइपोथेसिस है, कल्पना मात्र है। प्रत्यायोजन जो है वो हो ही नहीं सकता, एक कल्पना है, क्योंकि वो मानती हैं, मैरी पार्कर फॉलेट के जो विचार हैं वो अन्य चिंतकों से थोड़े डिफरेंट हैं, अलग हैं। तो मैरी पार्कर फॉलेट कहती हैं कि जो व्यक्ति कार्य करता है और अंतिम उत्तरदायित्व और जो उत्तरदायित्व है वो उसी व्यक्ति का होता, कार्य जो कर रहा है उसी के पास वो सत्ता और उत्तरदायित्व होगी। तो वो प्रत्यायोजन को बेसिकली कल्पना ही कहती हैं, प्रत्यायोजन को एक सिद्धांत नहीं मानती। लेकिन हम सभी प्रशासनिक चिंतकों की जब बात करते हैं तो प्रत्यायोजन जो निष्कर्ष निकल कर आता है, प्रत्यायोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रिंसिपल है। और प्रत्येक संगठन में प्रत्यायोजन को हम होते हुए, करते हुए और एक स्मूथ वे में हम इसे घटित होता हुआ भी देखते हैं। बात करते हैं प्रत्यायोजन की विशेषताओं की। तो प्रत्यायोजन जो है किसी उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारी को अपने कार्यों को एक सीमा तक अपने कार्यों को सौंप देने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? प्रत्यायोजन है। प्रत्यायोजन का जो स्वरूप है वो दोहरा होता है, डुअल होता है। डुअल कैसे होता है? क्योंकि इसमें अधिकारों को, कार्यों को सौंप दिया जाता है, लेकिन निरीक्षण का और नियंत्रण का जो अधिकार है वो सुपीरियर यानी सबऑर्डिनेट को नहीं सौंपा जाता, सुपीरियर अपने पास ही वो अधिकार रखता है। लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सुपीरियर के पास ही रहती है। इसलिए जो प्रत्यायोजन है उसका डुअल कैरेक्टर है, दोहरा स्वरूप है। दूसरी जो बात है, प्रत्यायोजन जो है एक बार अगर प्रत्यायोजन कर दिया जाए तो समय के साथ प्रत्यायोजन के परमानेंट हो गया? नहीं, प्रत्यायोजन को चेंज भी किया जा सकता है, अधिकारों को कुछ शर्तों के साथ प्रत्यायोजन किया जा सकता है, या प्रत्यायोजन को संशोधित भी किया जा सकता है। प्रत्यायोजन को कुछ समय के लिए कुछ समय के लिए उसको परमानेंट कर सकते हैं और कुछ समय के लिए उसे हटाया भी जा सकता है। तो उसमें समय के साथ संशोधन किया जा सकता है। अंतिम जो उत्तरदायित्व है वो प्रत्यायोजक का हमेशा ही रहता है। प्रत्यायोजक जो है कभी भी उसके जो लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कभी भी डेलीगेट नहीं की जा सकती। दूसरा है, प्रत्यायोजन जो है एक कला है, आर्ट है। किसको अधिकारों को सौंपना है, कितना सौंपना है,
जो अधीनस्थ है उसमें प्रशासनिक नेतृत्व का विकास करने के लिए कई बार प्रत्यायोजन को किया जाता है, तो क्या वो उन अधिकारों को कितनी सीमा तक उसे देना चाहिए, कितनी सीमा तक उन अधिकारों को प्रयोग कर सकता है। ये जो करना है ये एक सरल कार्य नहीं है, इसलिए प्रत्यायोजन करना एक कला है, एक आर्ट है। प्रत्यायोजन वही अधिकारी कर सकता है जो सुपीरियर के पास जो अधिकार हैं, सुपीरियर उन्हीं अधिकारों का प्रत्यायोजन कर सकता है, किसी और के अधिकारों का प्रत्यायोजन नहीं हो सकता। तो ये है बेसिकली कैरेक्टर्स, विशेषताएं। अब हम बात करते हैं संगठन में प्रत्यायोजन की ज़रूरत क्या है, नीड क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगा। कई बार क्या होता है, तकनीकी जटिलता होती है कि कार्य को सुपीरियर जो है उच्चस्थ अधिकारी है वो हो सकता है कि तकनीकी रूप से उस कार्य को उतनी दक्षता से ना कर पाए, या उतनी दक्षता से उस कार्य को वो करने में सक्षम नहीं हो, या वह उस कार्य की जानकारी ही नहीं रखता हो। तो सबऑर्डिनेट उस कार्य को अच्छे से कर सकता है, या उसको वो जानकार हो, विशेषज्ञ हो, एक्सपर्ट हो। तो प्रत्यायोजन जो है अपने आप में एक अवश्यम भावी यानी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक नीड की बात हम कर रहे हैं कि क्या ज़रूरत है, आवश्यकता है प्रत्यायोजन की। तो कई बार तकनीकी जटिलता भी एक कारण है। दूसरा है कार्य का बोझ, वर्कलोड। उच्चस्थ अधिकारी के पास, जैसे हम अगर कलेक्टर की बात करें तो कलेक्टर के पास कितने सारे अधिकार होते हैं और कितने सारे कार्य होते हैं। कार्यों का बोझ अत्यधिक होता है कलेक्टर के पास, जिलाधिकारी के पास, तो वह अपने कार्यों का प्रत्यायोजन भी करता है। तो कार्य का जो बोझ है वो भी एक कारण है प्रत्यायोजन की इम्पोर्टेंस का, नीड का। दूसरा है सीखने का भी माध्यम है प्रत्यायोजन, यानी कि उच्चस्थ अधिकारी द्वारा अगर नीचे के अधिकारियों को ट्रेनिंग के रूप में ट्रेनिंग देनी हो, प्रशासनिक नेतृत्व का विकास करना हो, तो प्रत्यायोजन जो है कार्यों को अधिकार जो सौंपने की जो प्रक्रिया है वही तो प्रत्यायोजन है। और प्रत्यायोजन जो है एक ट्रेनिंग के रूप में एक सीखने का माध्यम भी बनता है। दूसरा है प्रबंधकीय गुणों का विकास करना। जो अधीनस्थ है उनमें उच्चस्थ अधिकारी प्रबंधकीय गुणों का विकास करना चाहते हैं तो भी प्रत्यायोजन बहुत ज़रूरी हो जाता है। साथ में संगठन में एक लचीलापन, एक जो रिजिडिटी है वो ना रहे, एक जो है फ्लेक्सिबिलिटी रहे संगठन में। जो संगठन फ्लेक्सिबल होता है और ओपन होता है वही संगठन बहुत प्रोग्रेस करता है। तो लचीलेपन के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी जो प्रत्यायोजन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, कार्य के बोझ के साथ साथ समय की जो बचत है, जो क्योंकि उच्चस्थ अधिकारी के पास समय का भी अभाव होता है, तकनीकी जटिलता भी होती है, कार्य का बोझ भी होता है, तो समय की बचत के लिए भी प्रत्यायोजन का जो प्रिंसिपल है वो यूज़ किया जाता है। यानी कि वर्क जो है उसको टाइम पे हो जाए, और जो टाइम एंड कॉस्ट जो है वो एक दूसरे से एसोसिएट होते हैं। ज़्यादा टाइम लगेगा तो कार्य भी जो है उसकी कॉस्ट बढ़ती है, और समय पे कार्य पूर्ण हो जाए, समय की बचत हो जाए, इसलिए भी प्रत्यायोजन किया जाता है। मितव्ययिता और कुशलता भी जो है वो प्रत्यायोजन के माध्यम से प्राप्त होती है। कैसे होती है? मैंने कहा कि जैसे समय, अगर कोई प्रोजेक्ट अगर किसी प्रशासनिक संगठन में कोई प्रोजेक्ट पूरा किया जा रहा है और अगर उसमें समय अधिक लग रहा है, तो समय अधिक लगता है तो मितव्ययिता के खिलाफ है, यानी कि समय ज़्यादा लगा तो पैसा अधिक खर्च होगा। तो प्रत्यायोजन करके, यानी अलग स्मॉल पार्ट्स में बांटकर और अधिकारों को कुछ निश्चित अधिकार सौंपने से, और नियंत्रण निरीक्षण का अधिकार तो उच्चस्थ अधिकारी के पास रहेगा ही, लेकिन स्मॉल पार्ट्स में कार्य को डिवाइड करके और कार्यों को प्रत्यायोजित करके मितव्ययिता की और कुशलता की प्राप्ति करना आसान हो जाता है। यानी प्रत्यायोजन की जो नीड और इम्पोर्टेंस है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, हमें समझ में आ गया कि संगठन में कार्य का बोझ हो, तकनीकी जटिलता हो, समय की बचत करनी हो, या कार्य को प्रशासनिक जो है गुणों का विकास करना हो अधीनस्थों में, या आप मितव्ययिता कुशलता की प्राप्ति करनी हो, समय की बचत करनी हो, या उत्तराधिकार में जो नेक्स्ट जो व्यक्ति आएगा उसको ट्रेनिंग के रूप में जो है प्रत्यायोजन एक कला है, ट्रेनिंग के रूप में प्रत्यायोजन को यूज़ किया जाता है। तो उत्तराधिकार में भी सक्सेसर जो नेक्स्ट आएगा उसी पद पे, अगर प्रत्यायोजन के द्वारा उसको कार्य करना सिखा दिया जाए तो प्रत्यायोजन कितना इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, और ये दैनिक जीवन में प्रैक्टिकल रूप में भी हम इसे घटित होता हुआ देखते हैं। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है, प्रत्यायोजन का मीनिंग क्या है और उसकी आवश्यकता क्यों है। अब बात करते हैं तत्वों की। डेलीगेशन जो है, जो प्रत्यायोजन के जो तत्व हैं वो क्या है। प्रत्यायोजन के जो तत्व हैं वो 3 हैं। पहला है सत्ता। किस चीज़ का जो है, किन चीज़ों से प्रत्यायोजन बना है, प्रत्यायोजन के 3 तत्व हैं।
पहला है सत्ता यानी अथॉरिटी। जो डेलीगेट किया जाएगा वो क्या किया जाएगा, डेलीगेट जो किया जाता है, प्रत्यायोजन जो किया जाता है वो किसका किया जाता है, सत्ता का किया जाता है। दूसरा है कार्य। कार्य को करने के लिए, किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रत्यायोजन की ज़रूरत होती है। तो सत्ता, कार्य और उत्तरदायित्व, इन तीन एलिमेंट से, इन तीन तत्वों से प्रत्यायोजन बना होता है। यानी कि सत्ता दी जाएगी, उस कार्य को करने के लिए एक निश्चित अधिकार दिए जाएंगे, सत्ता दी जाएगी, और उत्तरदायित्व, क्योंकि सत्ता के साथ उत्तरदायित्व जो है वो एसोसिएट होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो जितनी सत्ता दी जा रही है उसके साथ उसके उत्तरदायित्व दिए जाएंगे और कार्य दिया जाएगा। तो ये तीन तत्व हैं सत्ता, यानी कि जो सत्ता, कार्य और उत्तरदायित्व। अथॉरिटी और कार्य यानी कि आपका फंक्शन, अथॉरिटी, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेलीगेशन। जो डेलीगेशन है वो कितने प्रकार का होता है। तो बेसिकली जो है कार्य के आधार पे, औपचारिकता के आधार पे या व्यक्तियों के आधार पे जो प्रत्यायोजन है उसे कई प्रकारों में बांटा जा सकता है। तो टाइप्स ऑफ डेलीगेशन में हम बात करते हैं, पहला जो पॉइंट है, पहला जो विभक्तिकरण जो हम करते हैं वो है स्थायी और अस्थायी प्रत्यायोजन, यानी परमानेंट और नॉन परमानेंट जो है डेलीगेशन। जैसे कई बार क्या होता है, संगठन में किसी अधीनस्थ जो इकाई है या व्यक्ति को स्थायी रूप से कुछ अधिकारों को कुछ कार्य और सत्ता दे दिए जाते हैं, और तो उसे स्थायी प्रत्यायोजन कह दिया जाता है। और कई बार सामान्य परिस्थिति अगर सही चल रही होती है तो वो जो प्रत्यायोजन काफ़ी समय से चल रहा होता है तो वो एक स्थायी प्रत्यायोजन में बदल जाता है। दूसरा है, अगर कुछ समय शॉर्ट टर्म के लिए ही किसी को वो अधिकार दिया जाए तो वो कहलाएगा अस्थायी प्रत्यायोजन। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, किसी कार्य के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के पास वापस लौटने और उसकी जिम्मेदारी किसी और को सौंप दिया जाए, तो ये जो स्थायी और अस्थायी है ये समय अवधि के आधार पे हम कह रहे हैं। दूसरा है पूर्ण प्रत्यायोजन, यानी शर्त के साथ, बिना शर्त के प्रत्यायोजन, और आंशिक रूप से प्रत्यायोजन, यानी कि अगर शर्तों के साथ प्रत्यायोजन अधिकार सौंपे जा रहे हैं कि आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, तो पूर्णतः आप अगर अपने विवेक से, अधीनस्थों के विवेक से उन पर छोड़ दिया जाए कि पूर्णतः आप इसे काम करिए, अपने ढंग से अपनी काम आपको सौंपा गया है और उसे अपने तरीके से इसे सॉल्व कीजिए, अपने तरीके से इस कार्य को आप पूरा कीजिए, तो वो कहलाता है बिना शर्त या पूर्ण प्रत्यायोजन। और दूसरा है आंशिक, यानी कि सशर्त, कि ये टर्म्स एंड कंडीशन होगी, इन टर्म्स को फुलफिल करते हुए, इन टर्म्स के अकॉर्डिंग आपको कार्य करना है, तो वो कहलाता है आंशिक प्रत्यायोजन। दूसरा है औपचारिक और अनौपचारिक प्रत्यायोजन। जैसे हमने बात की पूर्ण प्रत्यायोजन और आंशिक प्रत्यायोजन की, स्थायी प्रत्यायोजन और अस्थायी प्रत्यायोजन, ऐसे ही जो तीसरा है वो है औपचारिक प्रत्यायोजन और अनौपचारिक प्रत्यायोजन। तो औपचारिक जो प्रत्यायोजन वो क्या है, अगर आप उच्चस्थ अधिकारी, निम्न अधिकारी को अपने कार्य सौंपता है तो लिखित नियमों से, पूरा एक थ्रू प्रॉपर चैनल, पूरे लिखित नियमों से वो अधिकार जो है वो सौंपे जा रहे हैं, नियम उपनियम पूरे लिखित नियमों के साथ, संगठन के जो नियम है, लिखित नियम, उनके अनुसार वो कार्य किया जा रहा है, तब वो कहलाएगा आपका औपचारिक प्रत्यायोजन। परंतु अगर संगठन में अनौपचारिक जो प्रत्यायोजन वो है, जैसे रीति रिवाज या जो परंपरा चलती आ रही है संगठन में, आपसी अगर किसी में अंडरस्टैंडिंग है, आपसी सद्भाव है, तो प्रत्यायोजन कई बार अनौपचारिक भी हो जाता है। तो प्रत्यायोजन जो है वो औपचारिक भी होता है, अनौपचारिक भी होता है। इसी के साथ जो है प्रत्यक्ष, जो प्रत्यायोजन का एक प्रकार और है वो है प्रत्यक्ष प्रत्यायोजन और अप्रत्यक्ष प्रत्यायोजन। तो प्रत्यक्ष प्रत्यायोजन का मतलब है कि जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में, सुपीरियर जो हायरार्की, जो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, तो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में कोई स्तर नहीं हो, यानी कि डायरेक्ट हो, उनके बीच में कोई और बिचौलिया या कोई अधिकारी, कोई और कार्मिक नहीं हो, यानी सौंपने वाला और उस प्रत्यायोजन को यूज़ करने वाला, वो दोनों के बीच में कोई और स्टेप नहीं हो, कोई स्तर नहीं हो, कोई पद सोपान का वर्गीकरण नहीं हो, कोई और पद नहीं हो, तो वो कहलाएगा प्रत्यक्ष प्रत्यायोजन, यानी डायरेक्ट। और अप्रत्यक्ष का मतलब है कि सौंपने वाले अधिकारी और अधीनस्थ अधिकारी के बीच में अगर प्रत्यायोजन हो रहा है तो बीच में उनमें काफ़ी स्टेप्स हैं, काफ़ी लोग हैं, काफ़ी कार्मिक उस पद में, उस पदानुक्रम में काफ़ी कार्मिक और भी काम कर रहे हैं, यानी उन दोनों का जो रिलेशन है डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है।
वर्गीकरण के अनुसार, हायरार्की के अकॉर्डिंग। तो ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रत्यायोजन होता है। दूसरा लिखित जो प्रत्यायोजन और मौखिक प्रत्यायोजन, कई बार हमने बात की लिखित प्रत्यायोजन, मौखिक प्रत्यायोजन, ये भी वही बात है कि प्रत्यायोजन करते समय अगर लिखित संगठन के लिखित नियमों से प्रत्यायोजन हो रहा है तो लिखित प्रत्यायोजन हो जाएगा, और अलिखित यानी कि अगर अनौपचारिक रिलेशनशिप के अनुसार आपसी सद्भाव या परंपरा, रीति रिवाज, उसके अकॉर्डिंग संगठन में ऐसा होता चला आ रहा है, तो वो जो प्रत्यायोजन होता है वो अलिखित प्रत्यायोजन होता है। दूसरा है सामान्य प्रत्यायोजन और विशिष्ट प्रत्यायोजन। जैसे जनरल कोई कार्य दे दिया गया, यानी कि जो एक कार्य से संबंधित जो गतिविधियां हैं या कार्य है वो सौंप दिया जाए, लेकिन कुछ जो कार्य हैं वो थोड़े तकनीकी होते हैं, तो ऐसे में कई बार वो विशिष्ट व्यक्ति ही वो कार्य कर सकता है, तो कई बार वो विशिष्ट प्रत्यायोजन कहलाता है। तो सामान्य जो प्रक्रिया, सामान्य जो कार्य है वो प्रत्यायोजित कर दिया जाए तो सामान्य प्रत्यायोजन हो जाता है, और विशिष्ट प्रत्यायोजन में हो जाता है कि किसी भारी व्यक्ति से या किसी एक्सपर्ट से वो कार्य करवाने के लिए उसे बुलाया जाए और कार्य करवाया जाए, तो हो जाता है विशिष्ट प्रत्यायोजन। तो ये कुछ प्रत्यायोजन हैं, कुछ प्रकार हैं प्रत्यायोजन के, जिससे हम समझने की हमने कोशिश करी कि प्रत्यायोजन इतने प्रकार का भी हो सकता है। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इतने ही प्रकार का जो है 6 प्रकार मैंने बात की तो 6 ही होंगे, 7 होंगे या 5 होंगे। ये एक आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए होता है कि प्रत्यायोजन जो है वो किस प्रकार से लिखित हो सकता है, अलिखित हो सकता है, या सामान्य हो सकता है, विशिष्ट हो सकता है, आंशिक हो सकता है, पूर्ण हो सकता है, औपचारिक हो सकता है, अनौपचारिक हो सकता है। तो ये कुछ प्रकार हैं जो समझने के लिए। दूसरा है लिमिटेशंस। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है लिमिटेशंस एंड हाइंड्रेंसेस। क्या बाधाएं हैं प्रत्यायोजन को करने में, प्रत्यायोजन को एक संगठन में अगर प्रत्यायोजन की जो प्रक्रिया है वो की जाती है तो उसमें क्या बाधाएं आती हैं। कई बार कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे स्पष्टता का सिद्धांत, यानी क्लैरिटी होनी चाहिए, प्रत्यायोजन कौन से अधिकारों का किया जा रहा है, प्रत्यायोजन में क्लैरिटी होनी चाहिए, अधीनस्थ को पता होना चाहिए, सुपीरियर को पता होना चाहिए। तो ये एक स्पष्टता का सिद्धांत भी इसमें काम करता है। दूसरा है निश्चित दायित्व और अधिकारों का सिद्धांत, यानी कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ निश्चित दायित्व हैं, वही सौंपे जाएंगे, कौन से दायित्व नहीं सौंपे जाएंगे, तो इसमें भी क्या स्पष्टता होनी चाहिए। दूसरा है संतुलन का सिद्धांत और पर्याप्त अधिकारों का सिद्धांत। तो प्रत्यायोजन जिसको किया जा रहा है उसको पर्याप्त अधिकार भी दिए जाए उस कार्य को करने के लिए, अदरवाइज वो कार्य कर ही नहीं पाएगा। दूसरा है संतुलन, उसमें बैलेंस होना चाहिए, सत्ता और उत्तरदायित्व में एक बैलेंस होना चाहिए। दूसरा है कि आदेश की एकता, यानी यूनिटी ऑफ जो है यूनिटी होनी चाहिए, आदेश यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, आदेश की एकता। जो सुपीरियर अलग अलग अगर सुपीरियर्स सबऑर्डिनेट को अगर आदेश देते हैं तो कंफ्यूज हो जाएगा, तो स्पष्टता होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए, उसके कार्य वो जो काम कर रहा है उसकी समय समय पे उसकी समीक्षा होनी चाहिए, निरंतर संपर्क होना चाहिए। ये सभी प्रिंसिपल्स होते हैं जो प्रत्यायोजन में काम करते हैं। तो लिमिटेशंस और हाइंड्रेंसेस की जब हम बात करते हैं तो इसमें बेसिकली क्या आता है, इसमें आता है कि कोई उच्च अधिकारी जब कार्य प्रत्यायोजित करता है तो कई बार कुछ परेशानियां, कुछ सीमाएं आती हैं, कुछ लिमिटेशंस आती है। क्या आती हैं, जैसे निकटस्थ जो अधीनस्थ है उसका पर्यवेक्षण जो है वो किस प्रकार से किया जाए। कई बार वित्तीय जो परेशानियां, फाइनेंस वाली प्रॉब्लम वो आती है। कोई नवीन नीति आ गई या कोई नई योजना है उसकी स्वीकृति हो गई, तो ऐसे समय में प्रत्यायोजन जो है वो नहीं हो पाता है, यानी कि वित्तीय स्वीकृति कई बार उसके बीच में आ जाती है, वित्तीय स्वीकृति की प्रॉब्लम होती है। कोई नई नीति आ गई, कोई नई योजना है, कानून बनाने की जो पद्धतियां हैं, शक्तियां हैं, कानून बनाने की शक्ति का कभी प्रत्यायोजन नहीं हो सकता। या उच्च पदों पर नियुक्ति का जो कार्य है उसका भी कभी प्रत्यायोजन नहीं हो सकता। या जो कई बहुत ही कॉन्फिडेंशियल गुप्त कार्य होते हैं संगठन में उच्च अधिकारी द्वारा किए जाते हैं, तो उन कार्यों का भी कभी प्रत्यायोजन या डेलीगेशन नहीं हो सकता। जो अधिकार उच्च अधिकारी के पास नहीं है वो अधिकार कभी भी प्रत्यायोजित नहीं हो सकते। और अनुशासनात्मक जो कार्यवाही वाले कार्य होते हैं, जैसे किसी के ऊपर जो अनुशासनात्मक कार्यवाही, जो डिसिप्लिनरी जो एक्शंस लिए जाते हैं, उन कार्यों का भी कभी भी प्रत्यायोजन नहीं हो सकता। ऊंचे पदों पर नियुक्ति हो गई, जो निकटस्थ जो अधीनस्थ है उनका पर्यवेक्षण हो गया, बिल्कुल निकट का कोई अधीनस्थ है उसका पर्यवेक्षण का जो कार्य है उसका भी, ऐसे कार्य भी जो है सुपीरियर ही कर सकता है, उन कार्यों को कभी सबऑर्डिनेट को नहीं सौंपा जाता। तो ये कुछ कार्य हैं जिनको सौंपा नहीं जा सकता, और ये लिमिटेशंस हैं, सीमाएँ हैं। अगर हम बाधाओं की बात करें तो संगठन में जो बाधाएं हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, संगठनात्मक बाधाएं और एक कार्मिक की खुद की बाधाएं।
तो संगठनात्मक जो ऑर्गेनाइजेशनल हाइंड्रेंसेस हैं और जो कार्मिक की जो पर्सनल जो हाइंड्रेंसेस होती हैं वो क्या होती हैं। तो संगठन में क्या होता है, कई बार प्रत्योजन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। संगठन में ऐसी परंपरा नहीं होती या संगठन में जो उच्च अधिकारी होता है वो प्रत्योजन करना ही नहीं चाहता, या संगठन में ऐसी जो है गुटबाजी होती है, या नए जो संगठन बने हैं, कोई संगठन एकदम नया बना है, उसमें कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो ऐसे जगह पे दिक्कत होती है, परेशानी आती है, बाधा आती है। और कई बार संविधान जो है, कानून जो है, या जो आपके संगठन के जो उद्देश्य हैं, या गंभीर परिस्थितियों में जो है प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता है, तो ये सांगठनिक बाधाएं होती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल जो दिक्कतें हैं। दूसरा है पर्सनल, यानी कि कार्मिक से संबंधित जो बाधाएं आती हैं। तो कार्मिक की जो बाधाएं आती हैं उसमें ये आता है कि उच्च अधिकारी जो निम्न अधिकारी को कार्य सौंप रहा है, तो हो सकता है वह सौंपना नहीं चाहता हो, अधीनस्थ उन अधिकारों को करना ही नहीं, उन अधिकारों को लेना ही नहीं चाहता, उस कार्य को करना ही नहीं चाहता हो, यानी कि उत्साह की कमी हो, चाहे वो उच्च अधिकारी में हो या निम्न अधिकारी में। तो ये कार्मिक वाले जो बाधाएं हैं, कार्मिक के जो हाइंड्रेंसेस हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा है प्रत्योजन जो है एक जो है भावनात्मक परिपक्वता की डिमांड करता है, यानी कि अगर इमोशनल जो है मैच्योरिटी होती है अधिकारों को देने वाले में और अधिकार लेने वाले में, तभी प्रत्योजन जो है वो सफल हो सकता है। दूसरा राजनीतिक, कई बार राजनीतिक हस्तक्षेप, पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस है वो भी एक बाधा होती है प्रत्योजन को जो है प्रत्योजन जो सिद्धांत है उसको अच्छी प्रकार से संगठन में गठित होने में। और साथ में कई बार उच्चस्थ अधिकारियों में ये भय भी होता है कि अगर प्रशासनिक नेतृत्व हमने अधीनस्थों को सौंप दिया, उनमें उनको ट्रेनिंग के रूप में अगर हमने प्रत्यायोजन अपने कार्यों का किया, तो हो सकता है कि वो उन्हें ही डोमिनेट कर जाएं। तो कई बार उन्हें भी ये जो वफादारी कम होना या उन्हें ही डोमिनेट करें या संगठन में वही ऊपर आ जाए, तो एक बार कई बार इमोशनल जो कई प्रॉब्लम्स भी होती हैं। साथ में प्रत्यायोजन करने की इच्छुक व्यक्ति प्रत्यायोजन करे और इच्छुक व्यक्ति उस प्रत्यायोजन को यूज़ करे, कार्य को अच्छे से उस कार्य को जो है डेलीगेट करे और अच्छे से अधीनस्थ अधिकारी, लेने वाला अधिकारी उस कार्य को पूरा करे, समय के साथ मितव्यय कुशलता के साथ करे। ये कुछ बाधाएं आती हैं प्रत्यायोजन में। अधीनस्थों की यानी कुछ अड़चनें हैं और उच्चस्थों की कुछ अड़चनें हैं। ये बाधाएं प्रत्यायोजन को सफल बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है। दूसरी बात करते हैं प्रत्यायोजन को प्रभावी बनाने के जो समाधान है वह क्या है। तो सक्षम जो अधीनस्थ हैं, एवरीबडी इज़ नॉट एलिजिबल बट सम आर एलिजिबल, तो उनको जो सक्षम जो चुनने का जो है उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, कुछ क्राइटेरियाज होने चाहिए। इस सक्षम अधिकारियों का चयन किया जाना चाहिए। प्रत्येक कार्मिक की जो जिम्मेदारियां हैं, जो व्यक्ति जो प्रत्यायोजन किया जा रहा है कार्यों का, जो अधिकारों का, उनमें क्या होना चाहिए, स्पष्टता और क्लैरिटी होनी चाहिए। साथ में प्रत्यायोजन का जो है उसमें उचित ट्रेनिंग, उसकी सही प्रकार से ट्रेनिंग दी जाए, तब जो है अधीनस्थ उस कार्य को अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। साथ में संगठन में प्रत्यायोजन से संबंधित कुछ निश्चित नियम बना दिए जाएं, इससे भी आसान हो जाता है। और कार्य का जो विश्लेषण है, संगठनात्मक जो अध्ययन है, बजट का विश्लेषण है, बजट बनाना है, नियोजन करना है, कार्य प्रगति अध्ययन है या व्यवस्था प्रक्रियाओं का सरलीकरण है, जैसे जो मैनेजमेंट के काम है उनका जो निरंतर प्रत्यायोजन होता रहना चाहिए। दूसरा है क्रियात्मक और जो व्यवस्था संबंधित जो प्रक्रियाओं का अधिक से अधिक जो है मानकीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन किया जाए, तो स्टैंडर्डाइजेशन करने से प्रत्यायोजन आसान हो जाता है। संपूर्ण जो पद सोपान है उसमें ऊपर नीचे हर दिशा में जो सूचनाएं हैं उनका जो आदान प्रदान है वो एक स्मूथ वे में हो, तो भी प्रत्यायोजन बहुत आसानी से हो सकता है। तो प्रत्यायोजन का जो बाधाएं हैं उनका निराकरण करके संगठन में कुशलता और कार्मिकों में जो करियर जो कृति का जो उनका जो वृत्ति का विकास है, करियर की जो डेवलपमेंट है या एडवांसमेंट है, उस लक्ष्य को प्रत्यायोजन प्राप्त करने में काफ़ी सहायक होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, किस प्रकार प्रत्यायोजन का मीनिंग क्या है, प्रत्यायोजन के प्रकार क्या हैं, प्रत्यायोजन की जो बाधाएं क्या हैं, प्रत्यायोजन की विशेषताएं क्या हैं, तो हमने हर टॉपिक को अच्छे से समझा है। बाकी आप इस टॉपिक को और रीड आउट करें तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। थैंक यू सो मच।